बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं रिज़वान अहमद सिद्दीकी। रिज़वान भाई, आज काफ़ी बड़ी बड़ी ख़बरें आई। सबसे बड़ी ख़बर मेरी नज़र में जो आई थी कि 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ने नहीं दिया, लेकिन एक अकेले वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने 76 अरब रुपये सिर्फ 3 मनसूबों के लिए जारी कर दिए। क्या लग रहा है कि हुकूमत अब चैलेंज कर रही है खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करामत भाई, बात यह है कि 21 अरब रुपए जो इन्होंने जारी करना है वो बेसिकली इनके डेथ वारंट के पैसे हैं कि अगर ये जारी कर देते हैं, इलेक्शन में चले जाते हैं, तो आज मुझे बाकायदा आवाज़ आई है कि 85 से 90% इमरान खान वोट लेके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें गहरी बात यह है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो इनके पीछे बैठी हुई हैं और वो 21 अरब रुपये जारी नहीं होने दे रही हैं, और वो चैलेंज कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट को। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ये वही हैं जिन्होंने इमरान खान को इस प्राइम मिनिस्टर हाउस से कुछ अर्सा पहले, 1 साल पहले 9 अप्रैल को वापस भेजा था सो मोटो लेके। और उस वक्त जो कार्रवाई हुई थी वो सरासर नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी थी, क्योंकि वो असम्बली के अंदर की कार्रवाई थी, डिप्टी स्पीकर की रोलिंग थी, और डिप्टी स्पीकर की रोलिंग वहाँ पर चैलेंज नहीं हो सकती थी, जिसके वाज़ेह सबूत थे। रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए जो लेटर लिखा गया, साइफर लिखा गया, वो पेश किया गया, वो डी कोड किया गया, सुप्रीम कोर्ट में डी कोड किया गया, प्रेसिडेंट हाउस में डी कोड किया गया, कैबिनेट के सामने डी कोड किया गया, DGISI के सामने डी कोड किया गया, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा के सामने नेशनल सिक्योरिटी, और उसमें उसको वेट किया। उन्होंने वेट करके बाकायदा उन्होंने तलब किया, अमेरिकी हाई कमिश्नर को तलब किया और एहतजाज किया और उसको डिमॉलिश किया। लेकिन अब ये 75 अरब रुपए जो जारी किए हैं, ये जारी करने का ये मकसद नहीं है कि उन्होंने कोई तरक्याती मंसूबे बनाने हैं, उन्होंने को पाकिस्तान को पेरिस बना देना है। असल में ये उन्होंने थप्पड़ मारा है मेरी मोअज़्ज़िज़ अदलिया के ऊपर जो मेरे पीछे नज़र आ रही है। उन्होंने बताया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, उन्होंने बताया है काजी फाइज़ ईसा को, उन्होंने बताया है एजाजुल हसन को, उन्होंने बताया है कौन से वो शाह साहब थे, मंसूर अली शाह साहब को। उन्होंने चीफ जस्टिस को चैलेंज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिक्शन है उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा तुम्हारी क्या औकात है, ये पढ़ें 75 अरब रुपये हम देंगे, हम जारी करेंगे, तुम हमें जो मर्ज़ी कहते रहो। आज से पहले जब ज़ेबा चौधरी के लिए बाकायदा हमारा कप्तान अल्फाज इस्तेमाल करता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा ज़ेबा, और उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था जब ये बात की इमरान खान ने, मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो इन्हें अदालत का नोटिस हो जाता है, गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ते हैं, गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, माफ़ी मांगने के बावजूद माफ़ी नहीं मिलती, आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, वर्करों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, फिर माजरत की जाती है। वो कप्तान माजरत करता है जो दुनिया में एक नाम है इस वक्त इस्लामिक लीडर का, इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ने वाला, शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफ़िज़ होने की कसम खाने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद करने वाला, उस लीडर ने माफ़ी मांगी। उसके बावजूद तौहीन अदालत की कार्रवाई आज तक चल रही है। ये सारी चीज़ें कहाँ से प्ले की जा रही हैं, इसका बटन कहाँ पर है? जी, तोशाना केस में भी सम्मन लाहौर पहुंच गए हैं। हाँ जी, देखिए ना, ये बार बार जो एक्टिविटीज़ हो रही है ना, और मरियम नवाज़ की कल वीडियो लीक हुई कि तोशाना से चीज़ें खरीद सकते हैं। मरियम नवाज़ की जो वीडियो लीक हुई है ना, ये सेम वही काम हुआ है। वो मैं एक मूवी देखता था, मैंने देखी थी अनिल कपूर की एक मूवी ना, अमरीश पुरी से एकदम अनिल कपूर सवाल कर लेता है, वो पता नहीं नायक फिल्म थी क्या थी, एक दिन का प्राइम मिनिस्टर उसमें बनता है, वो अचानक CM बनता है, हाँ, वो अचानक ही सवाल करता है, तो वो कहता है कैमरा बंद करो। बेसिकली आपने उसमें अमरीश पुरी का किरदार देखा, एक क्रिमिनल माइंडेड लोग थे, वो जराइम पेशा लोग थे, वो कोई बाथरूम में छुपता था भाग के, वो जब गिरफ्तारी है। बेसिकली ये सारे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये सारे जुर्म की पैदावार हैं, ये सारे मुजरिम हैं। और मरियम नवाज़ का ये कहना, और फिर मज़ेदारी की बात, पीछे से आवाज़ आनी किसकी? डॉक्टर परवेज़ रशीद साहब की। पीछे से आवाज़ आनी किसकी? मरियम औरंगज़ेब साहब। दोनों पीछे बैठे हुए थे, दोनों ने एकदम कहा जी इसको कट करो, इसको बंद करो, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो। और मैं भी हैरान हुआ कि अल्लाह ने जब हिदायत देनी होती है तो वो कहते हैं ना कि वो थी हिंदा जिसने कलेजा चबाया था आप वसल्लम के मामू का या चाचा का, मुझे सही तरह याद, तो हाँ, जब अल्लाह ने हिदायत देनी होती है तो उन जैसों को जब हिदायत मिल सकती है, तो मैं वो देखा था कि मंसूर अली खान को भी हिदायत मिल गई है, वो भी राह रास्त पे आ गया, उसको भी पता लग गया कि ये लोग, इंटरव्यू उन्होंने अच्छा किया रिजवान सर, वो देखें इंटरव्यू अच्छा किया। मैं ये कह रहा हूँ ना कि चोर लुटेरे बगेरे जितने इकट्ठे थे, जितने लोग इकट्ठे थे, उनको उन्होंने ओपन कर दिया वहाँ के ऊपर। अब ये 75 अरब रुपए का जारी होना,
75 अरब रुपए, जैसे मैंने भी बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। वो कोई तरक्याती मंसूबों के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए काम नहीं कर रहे। करामत भाई, आप बात को समझें। वो लोग आज जब सारे इकट्ठे हुए ना असम्बली के अंदर आइन की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए, और वो जो जरदारी ऐसे करके खड़ा हुआ था, वो शख्स, उसका बैकग्राउंड मैं आपको क्या बताऊं। मेरे ससुर हैं, हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे बताया था कि इसके ऊपर 1983 में डकैती के मुकदमे डले थे। डकैती बाकायदा, ये मंजी के ऊपर बैठ के इसकी तस्वीरें हैं, वो चाय वाले होटल पे सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता था, सबको पता है। मिस्टर 10%, लेकिन इस मुल्क के सदर रहे हैं ना। मैं यही बात कर रहा हूँ कि सारे के सारे इकट्ठे हुए, और मज़ेदारी की बात, शाबाश है काजी फायजी साहब कि वो दरमियान में जाके बैठ के उसने भी जमात, मेहमान की मर्जी थोड़ी होती है। मेहमान की मर्जी नहीं ना। देखें, जिस आइन की बेतौकीरी इस वक्त की जा रही है, उसकी वजाहत कर दी। नहीं, सर, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वजाहत शिजात कुछ भी नहीं होती। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। उन्होंने जाके बता दिया कि हम इनके साथ हैं, हम आइन की वो आइन की किताब उठा के, अब मैं भी वो बात करूँ ना, आइन की किताब उठा के कस्में खाई जा रही थी। उसी आइन में दर्ज है 90 रोज़ में इलेक्शन कराओ। चीफ जस्टिस अपना जस्टिस साहब, काजी फायज साहब, आपको चैलेंज किया हुआ है। आप जिस जगह जॉब करते हैं, आप जिस इदारे में जाके बैठते हैं, उसको जूते की नोक पे किस ने रखा? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने, वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने, वज़ीर दिफा पाकिस्तान ने, इन्होंने जूते की नोक पर रख कर उस फैसले को हवा में उड़ाया, जिस तरह रोनाल्डो फुटबॉल किक मार के फुटबॉल हवा में उड़ाता है और अपनी मर्जी से कहीं हवा में उड़ाने से आज दूसरी खबर बड़ी थी, ये थी कि पीएम एजेके को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया है, नाअहल कर दिया है। देखें ना क्या। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो सकता है तो पाकिस्तान का भी हो सकता है। सर देखें, अब आज़ाद कश्मीर का जो बात तो पीएम ने भी नहीं मानी। वो मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। साडा कुत्ता कुत्ता, तुहाडा कुत्ता टोमी। पीटीआई का वज़ीर आज़म था ना, ये कोई शहबाज शरीफ थोड़ी था जिसको मैनेज करके लाया गया, चारों तरफ से मैनेज करके लाया गया। और वो जनाब हमारी ये, अब वो जब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हमारी मंशा है कि हम 6 महीने में इसको, मीशत को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, पसीने पैरों में गिराएंगे। फिर मैंने देखा 1 साल बाद कह रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रही। तो उनको समझ कैसे आएगी? ये लोग किकबैक्स लेने वाले, ये लोग तोशा खाना को लूटने वाले, ये लोग मुल्क की आवाम के टैक्स का पैसा लूटने वाले, सेहत का पैसा लूटने वाले, तालीम का पैसा लूटने वाले, मेरे बुज़ुर्गों की पेंशन का पैसा लूटने वाले, मेरी बच्चियों के, मेरी मुल्क की जो नौजवान बच्चियाँ, उनकी तालीम का पैसा, उनकी जहेज़ का पैसा, ये सब रियासत की जिम्मेदारी होती है। सेहत से याद आया कि आज नवाज शरीफ साहब लंदन से जद्दा रवाना हुए हैं। वो सीन आपने देखे? सर मैंने देखा है कि एक बंदा एवन फील्ड अपार्टमेंट से निकला और बाकायदा 20-30 की स्पीड में सीढ़ियाँ उतरा, ऐसे 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 करके, और जनाब गाड़ी में खुद बैठे, बजाय किसी ने ऐसे पकड़ के बिठाया हो कि जैसे व्हील चेयर से उतार के बिठाया जाता है। फिर एयरपोर्ट गए, फिर भाग के जनाब उन्होंने बोर्डिंग पास भी लिया, वहाँ से फिर उन्होंने जॉगिंग की, वो त्यारे की तरफ गए, फिर त्यारे की सीढ़ियाँ भाग के चढ़ने के बाद अंदर बैठे। अंदर के बाद जब जहाज़ उड़ा तो उनके दिल का कोई वॉल बंद नहीं हुआ, उनकी शरीयान कोई नहीं फटी, उनके दिमाग में खून की सर्कुलेशन ठीक रही, उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहा, उनके प्लेटलेट्स ठीक रहे। अच्छा। फिर जब वो सऊदीया उतरे तो वहाँ पर अभी वो उम्रा करेंगे। उम्रा सिर्फ मना क्या है? पाकिस्तान का सफ़र। डॉक्टरों ने कहा जी आपने पाकिस्तान का सफ़र नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वहाँ पर खान है, ओरिजिनल पठान है। वहाँ पर जब तक पठान है आपको वहाँ पर कोई दवाई नहीं मिल सकती। आपको दवाई मिलेगी सऊदीया में। अब सऊदीया जाने का मकसद क्या है? मरियम नवाज भी उधर जा रही हैं। मजहबी नहीं सर, देखें क्या, वो बात यही है कि वो मैं बड़ी यहाँ पर बात कर दूँगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि मैं सारी दुनिया का बिगड़ा हुआ जो मेरे दर पे आता है मैं उसको सुधार सकता हूँ, वो सुधर सकता है। मेरे दर पे आके माफ़ी मांग के मैं उसकी सुधराई, उसको हिदायत दे सकता हूँ। लेकिन जो इधर से बिगड़ के निकलेगा, मतलब मेरा घर देखने के बाद भी बिगड़ के निकलेगा, वो सारी दुनिया में सुधर नहीं सकता, उसको हिदायत नहीं मिल सकती। तो ये वो लोग हैं, ये बार बार खाना काबा जाते हैं, उम्रे करते हैं। मुझे बताएं करामत भाई, जिस मुल्क में मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस मुल्क के अंदर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इस वक्त इन्फ्लेशन क्या है? 47%। यहाँ पर बेरोज़गारी कितनी है? 50%। यहाँ पर बच्चियाँ अपना जिस्म बेचकर मजबूरी में अपने घरों को चला रही हैं। यहाँ पर बच्चियाँ जहेज़ ना होने की वजह से शादी नहीं कर सक रही। यहाँ पर बच्चियाँ अपनी इज़्ज़तें बेचकर अपने वालिदैन का इलाज कराती हैं। इस मुल्क में हज और उम्रा जायज़ होना चाहिए। मैं आज उलमा दीन से भी सवाल करता हूँ कि और ऐसे लोग
ऐसे लोग जिनको यही नहीं पता कि मैंने BMW ख़रीदी थी, मैं देखूंगी तो बताऊंगी, उनको यही नहीं पता कि मैंने 35 लाख की गाड़ी खरीद के 2 करोड़ की बेची है, मैंने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, वो 3-4 सफ़े तो होते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि मैंने 33 लाख की ली और गिफ्ट किसने किया। अच्छा ये होती है नहीं, अच्छा यहाँ पर एक बड़ी मददगारी की बात, सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात यह है कि गिफ्ट किसने दिया, UAE के शहजादे ने। चलें कोई बात ठीक हो गया। तो गिफ्ट होता है ना जी, वो फिर मेहनत भी करनी पड़ती है ना गिफ्ट शिफ्ट लेने के लिए। तो वो गिफ्ट लेकर 33 लाख का 2 करोड़ रुपए का बेच दिया गया। और मरियम, और उसके अंदर बाकायदा मंसूर अली खान ने बताया कि रूल्स को नरम किया गया, रूल्स को चेंज किया गया। क्या ये रूल्स जब भी चेंज होते हैं जब गरीब का बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा होता है? क्या ये रूल्स तब भी चेंज होते हैं जब कोई मरीज़ अस्पताल में जाता है और बेड ना मिलने की वजह से मर जाता है? क्या ये रूल्स तब भी चेंज होंगे जब गरीब का बच्चा तालीमी इदारे के बाहर खड़ा होकर ऐसे देख रहा होता है कि मैंने यहाँ पढ़ना था? क्या ये रूल्स उस वक्त भी चेंज होंगे जब कोई बच्ची अपने घर को चलाने के लिए जिस्म फरोश करेगी? क्या ये रूल्स तब भी चेंज होंगे जब माओं के सरों से चादरें खींची जाएंगी? क्या ये रूल्स तब भी चेंज होंगे जब इस रियासत के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, जिस तरह फ़लस्तीन में भी नहीं होता, कश्मीर में भी नहीं होता? क्या ये रूल्स उस वक्त भी चेंज किए जाएंगे करामत भाई जब आटे की लाइन में लग के 75 साल बाद इस मुल्क में, मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट हाउस, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, इनकी बिल्डिंग्स देखें कितनी बड़ी बड़ी। जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ यहाँ पर 75 साल बाद मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े, मेरे जवान आटे की लाइन में 10 किलो आटा लेने के लिए अपनी शहादतें दें? क्या ये रूल्स उस वक्त भी चेंज होंगे? क्या ये रूल्स उस वक्त भी चेंज होंगे जब पार्लियामेंट में बैठ के ये जो गिद्ध अंदर बैठे हुए थे, कल मैंने देखा सारे गिद्ध इकट्ठे थे और उन गिद्धों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बंदे को भी शामिल किया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। क्या ये गिद्ध कभी उस वक्त इकट्ठे हुए जब मुल्क के अंदर भूखा मरने वाला, जब मुल्क के अंदर सेहत की सहूलियात ना मिलने वाला, जब मुल्क के अंदर तालीम ना मिलने वाला नौजवान डकैतियाँ करता है? क्या उस वक्त ये इकट्ठे? ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे। ये जब भी इकट्ठे होंगे ये अपने NRO लेने के लिए, नैब के तरमीम करने के लिए, नैब के कवानीन को सख्त जो ख़त्म करने के लिए, ये तब इकट्ठे होंगे जब सुप्रीम कोर्ट आवाज़ उठाएगी तो फिर उसको महदूद करने के लिए, उसके पर काटने के लिए। कभी इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त जब आटे के लिए, जब चीनी के लिए, जब दालों के लिए, जब दवाइयों के लिए, जब तालीम के लिए, जब सेहत के लिए, जब आज़ादी के लिए ये लोग बाहर निकलेंगे। उस वक्त ये इकट्ठे नहीं हो, क्योंकि ये बदतरीन लोग हैं। ये 14वीं सदी के बदतरीन लोग हैं। आप वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि 14वीं सदी का मौलवी बदतरीन मौलवी होगा। आज हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान, आज हमने देखा असदुर रहमान, आज हमने देखा वो जो और क्या नाम है, उबैदुर रहमान उसका नाम है, जो अंदर बैठे हैं मौलवी। ये वो बदतरीन उलमा है जिनके बारे में हदीस है। हदीस का मफहूम है कि कुछ उलमा इकराम ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनको बालों से घसीट कर जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। कुछ हाफ़िज़ कुरान ऐसे होंगे जिनको बालों से घसीट कर जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। कुछ शहीद ऐसे होंगे जिनको बालों से घसीट कर जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये हदीस का मफहूम है। आप हदीस बेशक इसमें ऐड कर लीजिएगा, पूरी की पूरी चलाइएगा। तो आज वो दौर, जिस दौर में हम खड़े हैं, जब बहनें अपनी इज़्ज़तें बेच रही हैं, जब माओं की चादरें छीन रही हैं, तो ये लोग बदतरीन लोग हैं। तो नवाज़ शरीफ अब उम्रा भी करेगा भाग के। नवाज़ शरीफ दौड़ दौड़ के आपको नज़र आएगा माफ़िया मांगते हुए। माफ़ी कबूल नहीं होगी। मैं आपको अलान बा आवाज़ बुलंद कह रहा हूँ कि माफ़ी कबूल नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह बख्शने, क्योंकि सर बख्शने वाला अल्लाह ने, देखें अब मैं यहाँ पर एक मिनट लूँगा, 1 मिनट यहाँ पर लूँगा आपका बड़ा है। अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, तुम मुझसे तौबा करो। लेकिन वो काम जो तुमने मेरे फ़राइज़ जो मैंने आपको बताए थे, अगर वो तुमने पूरे नहीं किए, नमाज नहीं पढ़ी, हज नहीं किया, रोज़ा नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, सदका नहीं दिया, ये मेरा और आपका अमल है। अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें मैं माफ़ी दूँगा। लेकिन अगर मैं आपके पैसे लेके भाग जाऊँगा, मैं आपके घर से चोरी करके भाग जाऊँगा, मैं आपके हकूक़, मैं आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा करूँगा, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा कि इधर खड़े हो रिजवान भाई, करामत भाई माफ़ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो वो जहन्नुम का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इन्होंने सारी उम्र इस पाकिस्तानी अवाम का 75 साल हकूक़ खाए हैं, इनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं, इनके टैक्स के पैसे खाए हैं, इनकी सेहत मतलब क्या क्या किया। और बात यह है कि हदीस का मफहूम भी है, और मैं भी आज आपको बता रहा हूँ कि नाजायज़ जगह पर सजदा भी जायज़ नहीं होता। तो जिन पैसों से ये गए हैं, जिन पैसों से ये उम्रा करने के लिए गए हैं, ये पैसा मेरी कौम की, अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत दे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो कुछ काम करें। अपने मेज़बान करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।